उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्फेंट्री में जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। हमारे उतने ही सैनिक मारे जाना है, उससे ज़्यादा मारे जाना जितना उग्रवादी मारे जा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग हुई 2 हफ्ते के लिए, हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है 1 साल 1.5 साल के लिए, वो पूरी यूनिट में ट्रेनिंग चलती है। तो कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग में खामी है कि 2 आतंकवादी मारे गए, 4 हमारे भी जवान शहीद हुए, तो समझ लेना वो सरहद पार से आया था, क्योंकि वो बहुत ट्रेंड होके आया था। अगर एक आतंकवादी उतनी ट्रेनिंग ले रहा है तो हम क्या कमजोर पड़ जा रहे हैं ट्रेनिंग उस पर? कल 10 लोग मुझे इस चीज़ के लिए गाली देंगे कि आप ये कैसे बोल सकते हो अपनी फौज के बारे में। वो एक मोटरसाइकिल चल रही है, उसके ऊपर डंडे लगा रखे हैं, किसी में 10 लोग, किसी में 20 लोग, कोई इस पर शीर्षासन कर रहा है। देखिए, हम सर्कस नहीं है, ये फौज है। मुझे किसी ने एक क्लिप दिखाई, राज इज दिस इंडियन आर्मी? वो मोटरसाइकिल चला रहा है मुझे बड़ी करके और 5-6 लोग चढ़े हैं ऊपर नीचे। तो सोचें, अगर 2036 में हम 1986 का जहाज जो बनना शुरू हुआ था इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 साल पुराना। राफेल का सौदा घाटे का सौदा है। जो सोर्स कोड है जहाज के, वो हमसे वो भी शेयर करने को तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई एडवांटेज मिली है। इंडियन आर्मी में करप्शन है? हाँ, फौज में करप्शन है और सर्विसेज में बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो है करप्शन है, सप्लाईज में करप्शन है, चाहे ऑर्डिनेंस हो, सप्लाई कोड सर्विसेज हो या EME हो, इनमें है। और हमारे पास बेसिक इक्विपमेंट नहीं था, अभी भी नहीं है। तो आपका जो बेसिक जवान है जिसने लड़ाई आखिरी दम तक लड़नी है, उसको आप ढंग से इक्विप नहीं कर पाए। और फिर आप बातें सारी ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स, रफाल्स और ये डील्स वो डील्स, वो सब भी चोरी करते हैं जो हमें सप्लाई कर रहे हैं। चाइनीज पार्ट लाते हैं, स्टैम्प मारते हैं चिप्स के ऊपर, मेड इन वियतनाम, मेड इन सिंगापुर, ऑल चाइनीज। पाकिस्तान का एक क्लेम कि हमने आपके 6 जहाज गिरा दिए, और वो उनका ये भी कहना है कि हम तो और भी ज़्यादा गिरा सकते थे क्योंकि हमने वी हैव लॉक डाउन टू मेनी ऑफ योर एयरक्राफ्ट्स। पर हमने कहा कि बात आगे ना बढ़े, सिर्फ 6 गिराए। जो वो रात थी जहाँ भी एयर बैटल हुई, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तक की सबसे बड़ी एयर बैटल थी। 84 जहाज हिंदुस्तान के हवा में उड़े थे और 42 पाकिस्तान के थे। और उन्होंने, लेकिन दुनिया का ये मानना है कि उस वक्त हिंदुस्तान के कुछ जहाज गिरे हैं। वो बोले पामपोर मैंने खुद देखा है, वीडियो बठिंडा के पास से आए हैं, 2 जगह से तो मैं कंफर्म, यहाँ वीडियो मैंने खुद देखे हैं, आए हैं। ठीक है। हालांकि हमने जो उनका एयरबेस उड़ाया वो तो हमने दिखाया कि देखो तुम्हारा ये गड्ढा हमने कर दिया, चाहे वो गड्ढे तो एक दिन में भर जाते हैं, गड्ढे एक दिन में भर जाते हैं, और वो कोई बड़ा, उसको बड़ा डैमेज नहीं मानता मैं। एक चीज़ जो बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन की बहुत जरूरत है। एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड, ऑल द एयर डिफेंस, ऑल द रडार्स फ्रॉम नेवी टू आर्टिलरी टू एविएशन टू एयरफोर्स, ऑल एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड। टर्की, चीन, अजरबैजान बिल्कुल खुलकर खड़े थे पाकिस्तान के साथ में कि हमारा एक ब्रदर मिल्क है और हम इसके साथ खड़े हैं और आखिर में लड़ेंगे। हमारे साथ कोई खड़ा था ऐसे नहीं। कल चीन, अमेरिका और ये सब, चीन और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाते हैं और टर्की इकट्ठे हो जाते हैं। सऊदी अरेबिया ने तो पैक्ट कर ही लिया है कि अगर पाकिस्तान में लड़ाई होगी तो सऊदी अरेबिया शामिल है। तो हम कहाँ जाएं, किससे लड़ें? बांग्लादेश हमारी वैसे दुश्मनी हो गई है, अभी हम अकेले लड़ेंगे उनसे? भारतीय फौज क्या उसी लेवल पर है जहां विश्व की बाकी फौजें हैं, या अभी हमें कुछ कमियां हैं? जैसे मैं करगिल गया था 20 साल होने पर वॉर मेमोरियल देखने और बहुत सारी घटनाओं को वहां पर दोबारा कवर करने। तो जब फौजियों से मैंने इंटरेक्ट किया और हम टाइगर हिल के पास है, तो उन्होंने मुझसे कहा कमियां बहुत सारी थी उस जंग में, क्योंकि आप भी करगिल तक गए थे, ऑलमोस्ट गए थे, लड़े नहीं थे लेकिन आप गए थे। ये 20 साल बाद वहां के एक जवान ने कहा कि बहुत सारी कमियां थी। अब मैं फिर पूछ रहा हूं ये सवाल, क्या कमियां हैं इंडियन आर्मी में? देखिए, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। मेरा मानना है कहीं ना कहीं जो हमारी बेसिक फौज है जो लड़ाई लड़ती है, हर फौज लड़ाई लड़ती है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के अंदर आर्मर्ड, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है वो है इन्फेंट्री। उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्फेंट्री में जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। जैसे देखिए, जो चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, आप पिछले 10 साल के जितने एनकाउंटर्स हुए हैं कश्मीर में, उनको उठा के देखिए। हर एनकाउंटर में अगर हमने 2 उग्रवादियों को मारा है तो हमारे 2 जवान भी मारे गए हैं, कई बार ज़्यादा मारे गए हैं। और ये हालत उस वक्त है जब हमने चूज़ किया है कि किस टाइम हमने अटैक करना है, कहाँ अटैक करना है, कितनी संख्या के साथ अटैक करना है, क्या टैक्टिक्स यूज़ करनी है, क्या हथियार यूज़ करने हैं, कब सरप्राइज यूज़ करना है, सब कुछ हमारे फेवर में है। उसके बावजूद हमारे उतने ही सैनिक मारे जाना है, उससे ज़्यादा मारे जाना जितना उग्रवादी मारे जा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग हुई 2 हफ्ते के लिए, हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है 1 साल 1.5 साल के लिए, वो पूरी यूनिट में ट्रेनिंग चलती है। तो कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग में खामी है, कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग सीरियसली नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं चाहे वो लोअर लेवल हो चाहे हायर लेवल हो, जो प्रायोरिटीज़ दी जा रही हैं। देखिए, मैं एक और बहुत थोड़ी चीज़ होती है जिसमें 90% अफसर जो हैं फौज के, मेरे इस चीज़ को नाम ऐसे मेरे खिलाफ हो जाए इस चीज़ को सुन के, लेकिन जो एक सहायकी सिस्टम है फौज के अंदर, ऑर्डरली सिस्टम है कि आप एक जवान को नौकर कहना तो गलत होगा, एक सहायक बोलते हैं उसको, कि आपकी हर चीज़ में, लेकिन वो आपके
हर चीज़ कर रहे हैं जो एक नौकर करते हैं घर में। लेकिन जब उससे आप ऐसे काम करा रहे हैं जो एक सैनिक को नहीं करने चाहिए और उसको एक फौजी वो जामा पहना देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये हादसे हो रहे हैं मैं उसको भी एक तरह से उसके लिए जिम्मेदार मानूंगा। जहाँ ट्रेनिंग होनी चाहिए ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर कुछ जगह हो रही है, कुछ अच्छे कमांडेंट्स आते हैं कराते हैं, लेकिन ज़्यादातर हर जगह सहायक बांट रखे हैं आपने। जहाँ भी उस कमांडेंट को उनके कर्नल साहब को अगर कोई फेवर चाहिए फौज के अंदर, वहाँ एक सहायक दे देता है वो। और सहायक कौन चाहते हैं? ज़्यादातर इन्फेंट्री के जवान। एक चैनल में कई सारे फौजी हमारे साथ थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि कैसे पता करें कि जो आतंकवादी है वो कश्मीरी है या पाकिस्तान से आया है। तो उन्होंने एक बड़ा छोटा उदाहरण दिया था मुझे कि अगर शहादत उनकी ज़्यादा होती है कि आप खबर पढ़ते हैं कि 4 आतंकवादी मारे गए और कोई जवान शहीद नहीं हुआ या 1 जवान शहीद हुआ, तो समझ लेना वो कश्मीर का था, क्योंकि वो उतने ट्रेंड नहीं होते हैं, नए होते हैं, सिर्फ जोश में आगे भेज दिया गया। लेकिन अगर ये उल्टा सुनाई पड़े कि 2 आतंकवादी मारे गए, 4 हमारे भी जवान शहीद हुए, तो समझ लेना वो सरहद पार से आया था, क्योंकि वो बहुत ट्रेंड होके आया था, मुश्किलों से आया था। तो मेरे जहन में हमेशा सवाल चलता था कि अगर एक आतंकवादी उतनी ट्रेनिंग ले रहा है तो हम क्या कमजोर पड़ जा रहे हैं ट्रेनिंग उस पर? और ये फौजी की बताई हुई बात है कर्नल। वही आपको बता रहा हूं कि वो जो सरहद पार से भी आया है ना, उसकी ट्रेनिंग भी कुछ हफ्तों ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ हम 9 महीने तो सेंटर में ट्रेनिंग कराते हैं। एक नए जवान जो भर्ती होता है उसकी लगातार यूनिट में ट्रेनिंग चलती है, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, अब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, कल 10 लोग मुझे इस चीज़ के लिए गाली देंगे कि आप ये कैसे बोल सकते हो अपनी फ़ौज के बारे में। अरे हमारी फ़ौज इसलिए बोलना ज़रूरी है, अगर इस चीज़ को हम एड्रेस नहीं करेंगे और सिर्फ फ़ौज के अंदर रहने देंगे तो इसमें कभी सुधार हो ही नहीं सकता। एक और सवाल मेरे जहन में ऐसे आ गया, क्योंकि हिस्ट्री का जिक्र हो गया। किसी एक जवान ने मुझसे कहा कि 26 जनवरी को जो परेड होती है उसमें हमारे यहाँ कर्तव्य दिखाया जाता है सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर। एक जवान के तौर पर कैसे देखते हैं आप? मार्च पास्ट ठीक है, आपकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, सही है, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनका मनोबल बढ़ता है कि देखिए हमारी फ़ौज कितनी स्ट्रांग है और हमारी रक्षा कर सकती है, सक्षम है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जिस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ थोड़ा, आप जो लगातार मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, वो एक मोटरसाइकिल चल रही है, उसके ऊपर डंडे लगा रखे हैं, किसी में 10 लोग, किसी में 20 लोग, कोई इस पर शीर्षासन कर रहा है। देखिए हम सर्कस नहीं है, ये फ़ौज है और हमें सिर्फ वो चीज़ दिखानी चाहिए जो हमारे कॉम्बैट पोटेंशियल दिखाती हैं। इस तरह की चीज़ दिखा के मजाक बनता है। मेरे जो बाहर के दोस्त हैं, मेरी बहुत मुल्कों की आर्मी ऑफिसर्स फ्रेंड्स हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मुझे किसी ने इतनी क्लिप दिखाई, राज इज़ दिस इंडियन आर्मी? वो मोटरसाइकिल चला रहा है मुझे बड़ी करके और 5-6 लोग चढ़े हैं ऊपर नीचे, और वो हम नेशनल रिपब्लिक डे के अंदर वो हम अपने कर्तव्य पथ पे चला रहे हैं। मतलब व्हाट इंप्रेशन वी गिविंग टू द वर्ल्ड। आई डोंट वांट टू बी एक्स्ट्रा क्रिटिकल, बट वी हैव टू स्टॉप डूइंग दिस सर्कस एंड ऑल। लेट्स शो ओनली कॉम्बैट पावर व्हेन वी शो इट टू अपने जो नागरिक हैं, अपनी सिटीजनरी है, उनका मोरल बढ़ाने के लिए और दुनिया में एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कि हम क्या चीज़ हैं। हम अपनी सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करें और इन चीज़ों से बचें। इंडियन आर्मी या इंडिया की पूरी मिलिट्री फोर्स की अगर बात हम करें, क्योंकि आपने दुनिया के कई देशों को करीब से देखा है, इंडियन आर्मी कहाँ स्टैंड आउट करती है इन सब के बीच में? जहाँ तक नंबरिंग का सवाल है कि हम किस नंबर पे आते हैं, देखिए हमारी बहुत बड़ी फौज है, मोर देन 1.1 मिलियन स्टैंडिंग आर्मी, जो कि दुनिया में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज है। तो साइज में हम बहुत बड़े हैं। एंड दिस इज अ कोट फ्रॉम अमेरिकन जर्नल जस्ट अ फ्यू ईयर्स बैक, ही से इंडियन आर्मी इज अ क्रम्बलिंग एडिफाइस। अभी टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आए हैं दुनिया में, हमें उस पर थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम जो मॉडर्न आर्मीज दुनिया की उनको मैच कर सकें। अभी जैसे इंडिया बहुत सारे हथियार खरीद रहा है, राफेल को लेकर खास तौर बात चल रही है कि बहुत सारा फ्रांस से हमने और मंगा लिया है, रूस से हम समझौता कर रहे हैं, अमेरिका से हमारी ड्रील चल रही है। एज फार एज रफाल इज कंसर्न, आई एम नॉट इन फुल एग्रीमेंट विद दैट, बिकॉज आई हैव सीन नाउ अराउंड द वर्ल्ड कि किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उस स्टेज पे आके जब हमें इतना सारा टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी डेवलप हो रही है, तो एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि 1989 से बनना शुरू हो गया था और जो सर्विस में है, तो और ये अगले 10 साल तक हमें मिलता रहेगा। तो सोचें अगर 2036 में हम 1986 का जहाज जो बनना शुरू हुआ था इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 साल पुराना, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इट वॉज नॉट अ गुड डील फॉर अस। राफेल का सौदा घाटे का सौदा है। जो सोर्स कोड है जहाज के, वो हमसे वो भी शेयर करने को तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई एडवांटेज मिली है। सोर्स कोड अगर हमें मिल जाते हैं तो हम उसमें अपने हथियार लगा सकते हैं जो हमने हिंदुस्तान में इंडिजिनियसली बनाए हैं। फ्रांस ने वो भी हमें शेयर करने के लिए साफ मना कर दिया है। अगर हमें सोर्स कोड भी नहीं मिल रहे हैं उनके 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो 2036 तक हमें मिलेगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ।
इंडियन आर्मी में करप्शन है? काफ़ी लोग मुझे इस चीज़ के लिए वो करेंगे, लेकिन हाँ, फौज में करप्शन है और सर्विसेज में बहुत ज़्यादा करप्शन है। किस लेवल पे, कैसे करप्शन? लेवल मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उसे किस तरह करप्शन? मैं कार रिलीज करता था। मैंने जो रेड डी हिमालय कार रैली होती है उसमें 2006 में मैं रनर्स अप भी था एक्सट्रीम कैटेगरी में। वो बार बार प्रॉब्लम आ रही थी उसके अंदर ना, तब मुझे जो ईएमई के ऑफिसर होते हैं, जो फौज में एक महकमा है जो रिपेयर करता भी गाड़ियों को, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है, बाहर से चीज लेता है, तो वो एक बंदा कहता है, मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर बता रहा है जो ग्रीस सप्लाई करता है फौज को, ग्रीस, कहता है हम ये सारी जो बिल्कुल थर्ड के नकली ग्रीस दे रहे हैं, मुझे तो हैरानी है कि फौजी गाड़ी से वो चल कैसे रही हैं, और वो जो प्रोक्योर कर रहे हैं पता है क्या आ रहा है। तो है करप्शन, है सप्लाईज में करप्शन है, चाहे ऑर्डिनेंस हो, सप्लाई को सर्विसेज हो या ईएमई हो, इनमें है। और हम काफ़ी जब से मैंने फौज ज्वाइन की थी, यंगस्टर थे, जब लेफ्टिनेंट कैप्टन थे, तब से सुनते आ रहे हैं। उनमें बहुत से लोग हैं जाके सीधा यही ऑप्ट करते हैं कि हमें सप्लाई कोर में जाना है, हमें ऑर्डिनेंस में जाना है, हमें ईएमई जाना है। वो कभी ऑप्ट ही नहीं करते, डरते हैं किस तरह हमारा नाम इन्फेंट्री में ना आ जाए। तो ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि हम कहीं दूध के धुले हैं, कि ऐसे हैं कि हर कोई आता है कि मैं लड़के देश के लिए शहीद होने के लिए आया हूँ। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ नौकरी के तौर पे आते हैं। दूसरा जो आपने बोला कि बड़ी बड़ी डील हमने करप्शन सुना है, हम छोटी डील क्यों नहीं करते हैं? और मैंने फौज 8-9 साल पहले छोड़ी है। सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके लेफ्टिनेंट कर्नल तक जो भी 20-25 साल जो मैंने नौकरी की है, हमारे पास बेसिक इक्विपमेंट नहीं था, अभी भी नहीं। अभी मैं जाऊँ देखता हूँ, आप किसी भी ग्रेड 1 आर्मी को देखेंगे ना, फर्स्ट आर्मी, दे विल ऑल हैव नी पैड्स, दे विल ऑल हैव गॉगल्स, दे विल ऑल हैव क्वालिटी हेलमेट्स, दे विल ऑल हैव केवलार वेस्ट्स। हमारे पास वो अब भी नहीं है। अब जब तक मैंने फौज छोड़ी थी तब तक हम वो हेलमेट इस्तेमाल कर रहे थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हो रहे थे। हमारे हथियार थे, जो राइफल एक पर्सन है जिससे जवान ने लड़ना है, वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बराबर की राइफल थी। इट वॉज नॉट अ फर्स्ट वर्ल्ड आर्मीज राइफल। नन ऑफ देम हैड अ बुलेट प्रूफ वेस्ट। अभी भी नहीं है, 80% फौज के पास बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं है, जो हर आर्मी में होता है। तो आपका जो बेसिक जवान है जिसने लड़ाई आखिरी दम तक लड़नी है, उसको आप ढंग से इक्विप नहीं कर पाए। और फिर आप बातें सारी ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स, रफाल्स और ये डील्स वो डील्स, अब क्यों ये सब बातें होती हैं और क्यों ये लोअर लेवल की जो हमारे जनरल्स बनते हैं, क्यों आज तक वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाए कि इन जवानों को हमें बेसिक इक्विपमेंट दिलाना है? नहीं दिला पा रहे हैं, क्यों नहीं दिला पा रहे? मतलब ये काफ़ी पेनफुल चीज़ है जो आप ये कर रहे हैं। करगिल में भी इस पे लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ मैं, क्योंकि करगिल की थ्योरीज जब आती थी तो बहुत सारी बातें आती थी कि उस वक्त भी इक्विपमेंट्स नहीं थे, सही से इक्विपमेंट नहीं थे, जो इक्विपमेंट चाहिए होते थे उस तरह की फौज को युद्ध लड़ने के लिए। इज इट ट्रू? आपने देखे हैं, वीडियोस देखे हैं ना, फोटोज देखे हैं कारगिल के? हाउ मेनी जवान्स आर वेयरिंग बुलेट प्रूफ? फोटो देखी जाके वापस, एक भी नहीं मिलेगा आपको। पता कैसे बुलेट प्रूफ आते थे उस वक्त? वो भी किसी से मिलते थे, लोहे की प्लेटें होती थी, लोहे की स्टील प्लेट्स 16-16 किलो की। आप चल नहीं पाएंगे उससे जाके, क्या आप वो? और देख, उस टाइम नई कॉन्सेप्ट शुरू हुई थी क्लिफ असॉल्ट, कि आपको पूरी क्लिफ, मतलब जो 80-90 डिग्री के बिल्कुल एंगल पे खड़े होता पहाड़, उसके ऊपर चढ़ के आपको असॉल्ट करना है। उसके साथ तो सवाल नहीं उठता। केवलार आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट हल्की हैं, आप वो तो कम से उन जवानों को दे सकते थे जो उस क्लिफ असॉल्ट के जा रहे हैं, उनके पास भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। और काफ़ी हद तक जो आर्मी कमांडर्स हैं उनकी खरीदने की जो क्षमता है, उनको पैसे दिए गए हैं कि आप खुद खरीद सकते हैं, लेकिन वेंडर्स का लिस्ट ऊपर से आता है कि भाई ये है, आपको भारत जो हमारा खुद में बनाना है, मेड इन इंडिया ही आपको लेना है। उनमें क्वालिटी नहीं है, वो सब भी चोरी करते हैं जो हमें सप्लाई कर रहे हैं। चाइनीज़ पार्ट लाते हैं, उन पर स्टैम्प मारते हैं चिप्स के ऊपर, मेड इन वियतनाम, मेड इन सिंगापुर, ऑल चाइनीज़ असेंबल करके यहाँ हमें 4 गुना प्राइस से बेच रहे हैं। वो हर कोई ये कर रहा है, हर कोई यही कर रहा है अभी, चाहे वो बाहर का हो चाहे अंदर का हो। अमेरिका क्या जानबूझकर भी युद्ध को फ्यूल देता रहता है ताकि हथियारों के कारोबार जो चलता रहे? जितना लंबा वॉर खींचेगा उतना आपके हथियार बकेंगे। विच कंपनीज बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर? किनके शेयर सबसे ऊपर गए? यूरोपियन कंट्रीज। Your all military industrial complex of US, your US, Boeing, European, Lockheed Martin, your all the Raytheon, their shares went up. They all went by 26-30% up because लगातार हथियार बिक रहे हैं। कि ऑपरेशन सिंदूर में भी इतनी सारी फेक इन्फॉर्मेशन इसलिए निकाली गई ताकि हथियार का कारोबार चलता रहे। वो जो 60 रफाल के जिक्र आया या इधर आया, क्योंकि वो लड़ाई चल रही थी चाइनीज इंडस्ट्री वर्सेस आपकी फ्रांस इंडस्ट्री, अमेरिकन इंडस्ट्री। देखिए, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अगर कोई नया मुल्क कोई हथियार खरीदने की सोचता है तो दे वांट बैटल टेस्टेड वेपन्स। ऐसे कहने को तो आप कुछ भी कहें, शोज़ में आप कुछ भी दिखा दें और कुछ भी स्पेसिफिकेशन लिख दें, लेकिन लड़ाई में जो हथियार टेस्ट हुए और जिन्होंने अपनी एफिकेसी प्रूव की है, तो हर कंट्री चाहता है कि वो हथियार खरीदे। तो इसमें जो थियरी आप बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैं भी इसको सच मानता हूँ कि जो भी इसका आउटकम आया है,
तो जो हथियार में सक्सेसफुल हुए हैं उन रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ ने उनको बहुत मार्केटिंग की है कि लुक हाउ वी हैव सक्सेडेड इन दिस, और हमने देखा उसके बाद जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी सेल बढ़ी है. इनफैक्ट Pakistani aircraft, which is in collaboration, they produce certain aircraft with China, which now Azerbaijan has ordered, and I think few other countries have ordered those aircraft. जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इसको बाहर कैसे लोग देखे? जैसे इंडिया में हमारा एक परसेप्शन है कि हमने घर में घुस के मारा उनको, हमने मसूद अजहर के इलाकों को ठोका, पाकिस्तान को चढ़ के किया. हमारे यहाँ कहीं विजिबल नुकसान हमें नहीं दिख रहा. जैसा पाकिस्तान की वीडियोस आ रहे हैं, वहाँ पर शहीदों की फ़ोटोज़ आ रही हैं, उनकी अपनी कहानी चल रही है. बट पाकिस्तान के लीडर्स अलग अलग बातें कर रहे थे, रक्षा मंत्री बैठ के व्हाट्सएप पे हमें सबूत दे रहे थे, ये सब हमने देखा. वेस्ट कंट्रीज़ में, इजराइल में, बाकी जगहों पर, यूक्रेन में, रशिया में, वहाँ कैसे लोग देख रहे हैं जो ये इंडिया पाकिस्तान वॉर में? जहाँ तक एक पर्टिकुलर चीज़ का बार बार जिक्र ट्रंप भी करता है और पाकिस्तान जिसको बहुत यूज़ कर रहा है वो पहली रात जिस टाइम हमारे 84 जहाज़ हवा में उड़े पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, और पाकिस्तान का एक क्लेम कि हमने आपके 6 जहाज़ गिरा दिए, और वो उनका ये भी कहना है कि हम तो और भी ज़्यादा गिरा सकते थे क्योंकि वी हैव लॉक डाउन टू मेनी ऑफ योर एयरक्राफ्ट्स, पर हमने कहा कि बात आगे ना बढ़े, इससे 6 गिराए. अब ये 6 जहाज़ गिरे हैं नहीं गिरे हैं जिसको हमने डिनाई किया है. ट्रंप बार बार इसको बोल रहा है. क्यों बोल रहा है? उसका एक हमें छेड़ने का भी मकसद था कि भाई हम हिंदुस्तान को हमने टैरिफ लगाया है थोड़ा, वो हमें एक उनका F-16 भी उनके पास है तो उसको उसकी मार्केटिंग वो भी एक है, और कि जो है हिंदुस्तानी एयरक्राफ्ट जो राफेल और खरीदे में जो भी हैं ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं. जो वो रात थी जहाँ भी एयर बैटल हुई, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तक की सबसे बड़ी एयर बैटल थी. 84 जहाज हिंदुस्तान के हवा में उड़े थे और 42 पाकिस्तान के थे. और उन्होंने, लेकिन दुनिया का ये मानना है कि उस वक्त हिंदुस्तान के कुछ जहाज गिरे हैं. कितने गिरे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा दुनिया में परसेप्शन है. सच है या गलत है मैं नहीं जानता. बट हालांकि उसके टुकड़े कहीं हमें दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि हमने कहा कि सैटेलाइट इमेजेस के जरिए कुछ दिखा दो. हमारे यहाँ से कई लोगों ने चैलेंज भी किया. देखिए अब लड़ाई खत्म हो गई है. नहीं, जैसे हमने हमारे पुराने कुलीग रहे हैं आपके और मेरे श्रीनगर में जो बेस उनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो बोले पामपोर मैंने खुद देखा है. वीडियो बठिंडा के पास से आए हैं, 2 जगह से तो मैं कंफर्म जहाँ वीडियो मैंने खुद देखे हैं आए हैं. ठीक है. हालांकि हमने जो उनका एयरबेस उड़ाया वो तो हमने दिखाया कि देखो तुम्हारा ये गड्ढा हमने कर दिया. चाहे वो गड्ढे तो एक दिन में भर जाते हैं, गड्ढे एक दिन में भर जाते हैं, और वो कोई उसको बड़ा डैमेज नहीं मानता मैं. ओके. तो क्या इस ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के लिए क्या सबक रहे होंगे फिर फ्यूचर को लेकर? वो देखिए अब इसके बहुत इसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी. एक चीज़ जो बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन की बहुत जरूरत है. एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड, ऑल द एयर डिफेंस, ऑल द रडार्स फ्रॉम नेवी टू आर्टिलरी टू एविएशन टू एयरफोर्स, एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड, which I think were integrated on our side as well. Probably we need better integration of this. Technology उनके पास है. Chinese. All satellite imagery were provided. Continuous intelligence was provided by China and Turkey. देखिए एक जो बड़ी चीज़ लड़ाई में सामने आई है, हम बिल्कुल अकेले थे इस लड़ाई में. आपने ऑब्जर्व किया ये जिस तरह से टर्की, चीन, अजरबैजान बिल्कुल खुलकर खड़े थे पाकिस्तान के साथ में कि हमारा एक ब्रदर मिल्क है और हम इसके साथ खड़े हैं और आखिर में लड़ेंगे. हमारे साथ कोई खड़ा था ऐसे? नहीं, एक भी मुल्क नहीं था. और हम जयशंकर जी की आंखों में वो हम दिखा देते हैं लेज़र जा रही हैं और पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ झंडे गाड़ दिए. बहुत अच्छा काम किया है, मानता हूँ. लेकिन जब पुश केम टू शव, जब असली ज़रूरत पड़ी, जहाँ क्रिटिकल मोमेंट थे हमारे लिए, हमारे साथ कौन खड़ा था? कोई भी नहीं. तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है. हमेशा से एक रूस था तो उसको हमने दूर कर रखा है. देखिए मैं कारणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एंड रिजल्ट ये है. और अगर कल चीन, अमेरिका और ये सब, चीन और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाते हैं और टर्की इकट्ठे हो जाते हैं, सऊदी अरेबिया ने तो पैक्ट कर ही लिया है कि अगर पाकिस्तान में लड़ाई होगी तो सऊदी अरेबिया शामिल है, तो हम कहाँ जाएं, किससे लड़ें? बांग्लादेश हमारी वैसे दुश्मनी हो गई है, अभी हम अकेले लड़ेंगे उनसे? हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है कि हमारी क्या जो हम नॉन अलाइनमेंट कर रहे हैं, हम किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, किसी से दुश्मनी करेंगे, क्या ये सही है? और अगर कैसी क्रिटिकलिटी आती है, विजयनगर अंपायर जो था, कृष्णदेवराया इतना महान अंपायर था, कैसे तबाह हुआ? सारे दुश्मन जो मुसलमान थे आसपास सारे क्योंकि अकेला हिंदू किंगडम था, सारे इकट्ठे हो गए. जो आपस में दुश्मन थे वो भी इकट्ठे हो गए, अकेला लड़ा और सारे इकट्ठे हो गए तो हार गया, ख़त्म कर दिया गया, हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया.